साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफार्म पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी तक जो आपके जीडीसी वैकेंसी है उनमें आपके 7 जोन से जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में, और हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो जीडीसी की वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंदर आपके किस कारणवश आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सभी कारण हम इस वीडियो में जानेंगे और हम देखेंगे कि जो आपका रेलवे का फर्स्ट ग्रुप है इस जीडीसी वैकेंसी का, उसमें जहां पे आपका एएलपी व टेक्नीशियन को सम्मिलित किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि किस कारण आपके जीडीसी की जो वैकेंसी है उसमें हम फॉर्म फिल करते हैं और उन फॉर्म को हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और उसी प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये आपके वैकेंसी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपके रिक्वायरमेंट आया है, वो आज की डेट में आया है 31/7/2023। अभी तक आपके 7 जोन के रिक्वायरमेंट आ चुके हैं और इसकी जो ओपन डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपके 01/8/2023 और क्लोजिंग डेट है 31/8/2023। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। आज रेगुलर जो आपके ग्रुप सी और अदरवाइज ग्रुप डी एम्प्लॉय फॉर नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई, मतलब ये इन्होंने कहा है कि जो जितने भी रेगुलर कर्मचारी है, रेगुलर का इसी में बोला गया, किसी भी प्रकार की 2 ईयर की जो रेगुलर सर्विस है उसके बारे में नहीं बोला गया। केवल एक जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर द्वारा 2 ईयर की जो है वो रेगुलर सर्विस के लिए मांग की गई, जबकि अदरवाइज जो 6 जोन है उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो आपके 2 ईयर मिनिमम सर्विस की कोई मांग नहीं की गई। हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं पूरी। यहाँ से हम जान लेते हैं जो अभी तक आपके 7 जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जोन है। अभी मैंने बताया था आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर, जिसका नोटिफिकेशन आ गया था 18/7/2023 और फॉर्म फिल करने की डेट थी आपके 20/7/2023। और इस जोन में आपके LP की वैकेंसी थी 820 और यहाँ पे देखा जाए LP एंड टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी 952 थी, तो केवल टेक्नीशियन की वैकेंसी थी आपके 132। और यहाँ पे देखा जाए कि इसमें केवल मिनिमम सर्विस थी वो 2 ईयर रखी गई थी। आगे हम चर्चा करें तो आपके साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SER कोलकाता द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया 18/7/2023 को और फॉर्म फिल करने की डेट भी रखी गई 18/7/2023, जहाँ पर आपके LP की टोटल पोस्ट थी 309 और आपके 349 और टेक्नीशियन की थी 63 पोस्ट और सर्विस में यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय दिया गया था। ईस्टर्न रेलवे जो आपके ER है वहाँ पे जोन है उसमें आपके नोटिफिकेशन आया था 25/7/2023 को और ये आपके डेट दी गई थी कितनी 30/7/2023 फॉर्म फिल करने की, और LP की टोटल वैकेंसी थी 390 और आपके देखा जाए तो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी 109 वैकेंसी, और इसमें भी सर्विस में किसी भी प्रकार का 2 ईयर नहीं मांगा गया। आगे हम बात करें तो अगला जो आपका जोन था 4 नंबर जोन जो आपका आया था साउथ सेंट्रल रेलवे SER सिकंदराबाद का जो नोटिफिकेशन आया था जो आया था आपके 27/7/2023 को, और आपकी इसमें फॉर्म फिल करने की डेट है वो भी 27/7/2023 से स्टार्ट कर दी थी। और इसमें LP की आपके 813 पोस्ट थी और टेक्नीशियन की 145 पोस्ट थी और इसमें भी सर्विस है वो रेगुलर मांगी गई थी। अगला हम देखिए तो आपके नॉर्थन रेलवे NR है न्यू दिल्ली, जिसका भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 28/7/2023 को नोटिफिकेशन आया और फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 30/7/2023 को रखी गई है। LP की इसमें टोटल पोस्ट आपके 169 पोस्ट और टेक्नीशियन की है 78 पोस्ट और इसमें भी रेगुलर एम्प्लॉय जो है वो आपके मांगा गया है। साउथ रेलवे है जो आपके SR है, यहाँ पे देखा जाए चेन्नई जोन से तो आपके नोटिफिकेशन आया था 30/7/2023 और यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 30/7/2023 ही रखी गई। और आज की डेट में 31 जो आपके सामने दिया गया 31/7/2023 को आपके गोरखपुर जोन मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे ओपनिंग डेट वगैरह दी गई है। यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है ग्रुप A के लिए और आपके यहाँ पे LP की किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं दी गई। जूनियर इंजीनियर पोस्ट आपके दी हुई है जो आपके सामने है 4200 ग्रेड पे L6। और यहाँ पे हम चर्चा करें ट्रेन मैनेजर की तो ट्रेन मैनेजर की भी आपके पोस्ट दी गई है और मेडिकल का क्राइटेरिया वो भी आपके दिया हुआ है। तो यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं जो पहले आज के वीडियो में कि A ग्रुप है उसमें किस किस प्रकार की जो आपके प्रोसेस है वो प्रोसेस रहेगी एग्जाम की। CBT की जो आपका A पार्ट है, आपका B पार्ट है, साइको टेस्ट है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं और हम यहाँ से देखेंगे कि किस कारण है वो आपके जीडीसी वैकेंसी के फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि
आपको रेलवे की पल पल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको ऐसी पल पल की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यह आपका जो सिकंदराबाद का साउथर्न सेंट्रल रेलवे है उसका नोटिफिकेशन है जो आपके 27/7/2023 को आया था। इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, यहाँ से हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन इसमें क्या दिया, प्लीज़ रीड ऑल द, आपको पूरे जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने हैं और आपको rrww.com SCR इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन, इस साइड से आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। एम्प्लॉय आर एजवाइड देयर इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी फॉर द क्लोज डेट, मतलब आपको क्लोज डेट से पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म फिल करना है जल्दी से जल्दी। फॉर रजिस्ट्रेशन रेलवे, आपको मैंने पहले भी बताया था, मोबाइल नंबर और आपकी जो जीमेल आईडी देते हो वो एक्टिव आपको देना है। एम्प्लॉय शुड विजिट ओनली ऑफिशियल RRCS वेब पेज ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, मतलब यहाँ पे कहा गया है रेगुलरली फ्यूचर अपडेट, मतलब यहाँ पे ये बात कही गई है केवल होम जोन वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर बाहर से किसी ने फॉर्म फिल किया तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको एम्प्लॉय आईडी देना है, पर्सनल ईमेल आईडी देना है, नंबर एज बीन शुल्ड क्रेड, ये आपको ईमेल आईडी के बारे में बोला गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसके बारे में। तो ये देखिए आपका असिस्टेंट ALP लोको पायलट के बारे में, यहाँ पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है क्या, A1 मेडिकल। तो आपके लोको पायलट के लिए कौन सा मेडिकल होता है, A1 मेडिकल। टोटल पोस्ट आपके यहाँ पे दी हुई है। टेक्नीशियन आपके मैकेनिकल में आपके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और टेक्नीशियन आपके जो डीजल मशीन है उसके लिए B1, और टेक्नीशियन के लिए पावर के लिए B1, मतलब टेक्नीशियन के लिए आपके लगभग मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है, B1। यहाँ से हम चर्चा करें तो आपके टेक्नीशियन के लिए टोटल जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आपको पोस्ट आपके सामने दी गई है। इलेक्ट्रिकल है, SNT है, सिविल है, जो भी दिया गया है इसमें टोटल में आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए B1 मेडिकल। अगर इससे ऊपर आपका A1 है तो कोई समस्या नहीं है। टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट आपके सामने दी गई है। ये आपके जूनियर इंजीनियर है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ से हम बात कर लेते हैं, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है वो LP के लिए A1 और टेक्नीशियन के लिए B1 रखा गया है। यहाँ से अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 001/1982 है तो वहाँ तक का जो UR का अगर कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। और OBC के लिए आपको इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और SC के लिए आपके 1977 आपके 5 वर्ष की SC ST के लिए छूट दी जाएगी। यहाँ से हम बात करें PWD के लिए भी बोला गया 52 ईयर, 55 ईयर और 57 ईयर। ऑल टोटल जितने भी तीनों ग्रुप है, तीनों ग्रुप के लिए आपके एज क्राइटेरिया यही रहेगा। अगला हम देख लेते हैं जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो आपके A1 मेडिकल होना तो ज़रूरी है। ये पोस्ट होती है वो आपको 1900 ग्रेड पे पोस्ट होती है L2 में। सेम टेक्नीशियन होता है उसके सेम ग्रेड पे होता है। और आपका देखा जाए तो बेसिक भी सेम होता है। यहाँ पे हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट, जो आपके ITI है, जो आपके 10th प्लस ITI इसका दिया गया है। और NCVT या SCVT जो आपके ट्रेड है उसी से ITI होना जरूरी है। और कौन कौन सी ITI, कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मशीन, आपकी मशीन डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये जितनी भी ITI आपके सामने, ये ITI होना आपके पास क्या है, जरूरी है। प्लस अदरवाइज ये बोला गया 10th प्लस ITI है ही। और आपके अदरवाइज बोला गया 10th प्लस आपके क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप जो आपके 3 ईयर की होती है वो अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। अगर होगा तो उसको ITI के समकक्ष मानकर ये एग्जाम में दिया जा सकता है। B पॉइंट आपका क्या कहता है, 3 ईयर डिप्लोमा। ये जो आपके 3 ईयर जिसको हम पॉलिटेक्निक कहते हैं वो डिप्लोमा अगर आपके पास है, ट्रेड आपके सामने दी गई है, इसमें अगर ट्रेड में आपके पास है तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। डिग्री इन द इंजीनियरिंग, ये बोला गया है बीटेक के बारे में कि अगर आपके इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास 4 साल की है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये आपकी क्या थी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे मैं थोड़ी चर्चा करूँ तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, ALP में क्या होता है। आपके ALP में एक ग्रुप है उसमें जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आपके यहाँ से अगर जिस बंदे ने फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट लोको पायलट रखी और उसके पास 10th प्लस ITI थी और उसने असिस्टेंट लोको पायलट की कट ऑफ पार नहीं की तो उसको दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी है टेक्नीशियन की, तो वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो।
आई बात समझ में। अगर जबकि जिसके पास डिप्लोमा और आपके बीटेक है उसके पास या इंजीनियरिंग की डिग्री है, अगर उसने एग्जाम दिया और उसने कट ऑफ पार नहीं की असिस्टेंट लोको पायलट की, तो उसको इस वैकेंसी से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन की आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्नीशियन में केवल क्या लागू किया गया है, 10th प्लस ITI, और ऐसी 2 पोस्ट है PCM के लिए, वो आपको मैं बता दूंगा। जो आपके 12th स्टैंडर्ड है PCM के लिए, वो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपके ट्रेड दिया गया है। आप इस ट्रेड से अगर आपके पास ITI है तो आप टेक्नीशियन से क्या कर सकते हो, GDC के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ये देखिए आपके ट्रेन लाइटिंग है, TRDO है, TRD है, TRS है, ये आपके AC का है, ये सिग्नल और टेलीकॉम। ये जो 2 पोस्ट है सिग्नल और टेलीकॉम की, 10th नंबर और 11th नंबर, इसमें ITI वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं दोनों में, और प्लस 10th प्लस 2 विथ फिजिक्स एंड मैथ ये की भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। PCM वाले इस 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन वो फिजिक्स एंड मैथ उनका जो ट्रेड होगा वो फिजिक्स एंड मैथ का ट्रेड होगा। यहाँ पे देखिए एक B पॉइंट कहा गया है, 10th प्लस आपके अप्रेंटिसशिप जो आपके 3 साल की मैंने बता दी रेलवे के द्वारा अगर आपने कर रखी है तो आप ITI के समकक्ष माने जाते हो। ये आपकी अलग अलग पोस्ट आपके दी हुई है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। यहाँ से मैं चर्चा कर लेता हूँ। आप अगर अभी वर्तमान में मतलब ये जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो अगर सेम ग्रेड पे या लोअर ग्रेड पे मतलब 1900 ग्रेड पे की अगर वैकेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, 1800 वाले एलिजिबल होते हैं, जबकि 1900 वाले भी क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे 1900 वाला कोई टेक्नीशियन हो और वो लोको पायलट बनना चाहे तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब सेम ग्रेड पे या लोअर ग्रेड पे का इसमें क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 1900 से ज़्यादा हो तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से हम बात करें तो आपके मिनिमम जो परसेंटेज है मार्क्स है वो आपके UR के लिए पासिंग मार्क्स 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रखा गया है, और 1/3 आपकी क्या रखी जाएगी, माइनस मार्किंग रखी जाएगी। और ऑब्जेक्शन टाइप के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीप्लाई चॉइस टाइप। ये आपके था इसका जो मिनिमम परसेंटेज है। यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं ALP में क्या होता है। ये आपका ALP का पूरा दिया हुआ रहा। ALP में आपके फर्स्ट एग्जाम होगा जिसको बोला जाएगा कंप्यूटर बेसिक, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, कंप्यूटर से आधारित जो टेस्ट है उसके बारे में। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो पार्ट A और एक आपका पार्ट रहेगा B, और दोनों के लिए टोटल टाइम रहेगा 2 घंटे 30 मिनट। तो हम देख लेते हैं जो आपका A पार्ट होगा उसके लिए आपको टाइम रहेगा 90 मिनट, और PWD वालों के लिए रहेगा 120 मिनट, और क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन जो इसमें आपको सिलेबस दिया हुआ रहेगा। ये आपको मिनिमम मार्क्स है वो लाने जरूरी है, अन्यथा आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप ये पार्ट A और पार्ट B में पास हो जाते हो तो रेलवे द्वारा साइको टेस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम चर्चा करें, अगर आप इसे भी मिनिमम मार्क्स लाते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रेलवे GDC द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। पार्ट A का आपके सिलेबस दिया हुआ है, यह आपके सिलेबस रहा। सिलेबस के बारे में हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। मैथ है, रीजनिंग आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, और जो आपका करंट GK है वो रहेगा। पार्ट B की मैं बात करूं, यह आपके पार्ट B 60 मिनट का रहेगा। इसमें PWD वालों को 80 मिनट दिए जाएंगे और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 75। क्वालिफिकेशन मार्क्स इनमें आपके UR, OBC, SC, ST चारों के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स रखें 35%। इस ट्रेड में 75 क्वेश्चन आएंगे, उसके 35% आपको लाना जरूरी। इसके केवल पासिंग मार्क्स होंगे, इसको मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, पार्ट जो आपका CBT 1 है उसका पार्ट A का 70% और पार्ट B का 30% भाग है वो लिया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर मेन जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है। इसके लिए ये आपके सिलेबस अभी आपके सामने मैं दिखा दूंगा। ट्रेड के लिए क्या क्या होता है, जो आपके 2 पोस्ट है 12th के लिए, उसके लिए दिया गया ट्रेड है वो आपके फिजिक्स एंड मैथ, ये आपके चॉइस जो आपकी होती है उसके लिए ये आपके ट्रेड रहता है। और आपके यहाँ से देखा जाए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए ये आपके डिप्लोमा और डिग्री, जैसे आपके ट्रेड ITI में आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आएगी, डीजल से कर रखी है तो डीजल से संबंधित आएगी, और आपने ऑटोमोबाइल से कर रखी है तो उससे संबंधित आएगी, फिटर है तो फिटर से संबंधित आपके क्या आएगी, ट्रेड आएगी। उसी प्रकार आपके डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले हैं उनके जो आपके ट्रेड है वो दी गई है, ये आपको उसी प्रकार इसमें क्या है, ट्रेड आएगी। तो ये आपका, अगर आप यहाँ से क्या करते हो, जो
CBT 1 है उसको पास कर लेते हो तो मैंने बताया था 8 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा और 8 गुना कैंडिडेट को क्या दिलवाया जाएगा, साइको टेस्ट, जिसमें 5 सीरीज होती है। उसमें 5 सीरीज में 42 मार्क्स लाने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। 42% आपके क्या होने आने जरूरी होते हैं। साइको टेस्ट में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती और इसमें किसी भी कास्ट होती है उसको किसी भी प्रकार की छूट दी हुई नहीं होती। साइको टेस्ट में मेंटेबिलिटी और स्पीड चेक की जाती है। उसमें अलग अलग होते हैं, आपके ब्रिक टेस्ट है, ये आपके हम बात करें ये आपका होता है साइको टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे अगलों ने दिया है कि CBT 1 का 70% वेटेज लेंगे और आपके पार्ट ए है उसका एंड जो आपके 30% है वो किसका लिया जाएगा, साइको कंप्यूटर बेसिक टेस्ट साइको टेस्ट का लिया जाएगा और उसके अनुसार मेन कट ऑफ है वो ली जाएगी। यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं कि आपके ALP के लिए आपको A1 मेडिकल होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और A1 मेडिकल में देखा जाए तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ से दिखा के चलता हूँ। आपको एग्ज़ाम से पहले अपने इंचार्ज के द्वारा इस प्रकार का परफॉर्मा में क्या करना है, बनाना है। तो वो किस प्रकार का बनाना है और किस प्रकार का वो फॉर्म फिल करते समय साथ में स्कैन भी होगा। जो सिकंदराबाद की जो साइड है उसमें साथ में दिया गया फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, परफॉर्मा तैयार करवाना अपने इंचार्ज के द्वारा और इसको साथ में जब आप फॉर्म फिल करोगे तो स्कैन भी होगा। अगर आप ये स्कैन नहीं करते हो साथ में तो आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो HRMS ID में जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसकी वजह से रिजेक्ट होता है। और एक आपके पास ये परफॉर्मा होना चाहिए। और मैं बता दूं OBC SC ST इसके लिए जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो आपका इंग्लिश में बना होता है सेंट्रल, जिसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो आपको 12 महीने के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपको बनवाना जरूरी है। अगर आपके पास क्या है, आप OBC हो SC हो ST हो तो वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्या करवाना है, फॉर्मेट करवाना है। आप सिकंदराबाद की साइड से देख भी सकते हो। यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, PF या NPS, एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाएगी, या आपके पूरे परमानेंट ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, या आपके स्टेशन वर्किंग, आप किस स्टेशन पे वर्किंग करते हो, बिल यूनिट हो जाएगा, डिवीजन वर्किंग हो जाएगा, माई क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID हो जाएगी। और आपके HRMS ID पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो इंचार्ज यहाँ पे लगाएगा। अन्यथा आपको मेरा वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देता हूँ, बार बार अपनी HRMS ID पे चेक किया हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऐड नहीं है तो क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो जाएंगे आपके इंचार्ज के। तो ये परफॉर्मा आपको तैयार करके क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। और मेडिकल का भी मैं बता देता हूँ, ये आपके मेडिकल का भी परफॉर्मा दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार का परफॉर्मा किसी किसी साइड पे, जैसे NWR डिवीजन है तो NWR डिवीजन में जो आपका एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट है GDC के लिए वो इस प्रकार का बनाया जाता है। यहाँ पे फोटो लगाई जाती है और लेफ्ट थंब इंप्रेस किया जाता है और सिग्नेचर कैंडिडेट के होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइजर के, जो ये आपका क्या होता है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। यहाँ से हम बात करें, ये आपका आ गया, अभी मैंने दिखाया था सिकंदराबाद जोन का। यहाँ से मैं बता दूं आपको परफॉर्मा मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। आपको A1 मेडिकल के लिए ये परफॉर्मा भी तैयार करवा के साथ में स्कैन करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो लगेगी, ये आपका यहाँ पे आपका नाम फिल होगा। और ये देखिए आपके डिस्टेंस विजन आपके दिया गया, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 6/6 होना ज़रूरी है। और जो आपके इसमें दिया गया है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू, वो आपके वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल क्या क्या है वो आपको 0.6 है, विदाउट ग्लास है, यहाँ पे विदाउट ग्लास आपके क्या होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का 2D+2D भी आपके यहाँ पे चश्मा वो नहीं लिया जाएगा, ये आपका नाम रहेगा। तो ये परफॉर्मा भी आपको तैयार करवाना है। आई स्पेशलिस्ट से रजिस्ट्रेशन नंबर उसके होने ज़रूरी है। आई स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं है कि किसी से भी हमने बनवा लिया, प्लेस स्थान होना चाहिए, डेट होना चाहिए। तो ये परफॉर्मा भी आपको साथ में लगवाना पड़ेगा, किसके लिए, A1 मेडिकल के लिए, लोको पायलट के लिए। अगर ये परफॉर्मा आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि रेलवे द्वारा ये स्टैंडर्ड साइको टेस्ट में पास होने के बाद क्या किया जाता है, मेडिकल किया जाता है, उसके अंदर ये A1 मेडिकल चेक किया जाता है, उसमें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में GDC वैकेंसी है उसने ये परफॉर्मा पहले स्टार्टिंग में क्या कर लिया, फिल करवा रहे हैं फॉर्म के साथ ही। तो ये आपको मैंने बताया किस कारणवश फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्या क्या आपके प्रोसेस होती है, तो पूरा आपको मैंने बता दिया। अब हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे जो आपके B ग्रुप है JEE के लिए, उसमें किस प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड और फॉर्म फिल करते समय किस प्रकार के डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो आपको पास एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आप OBC और SC ST से हो तो आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है।